तो फिर भी मैंने ये एज ग्रुप्स डाल दिए। उसके बाद हमें ना पहले फिजिकल असेसमेंट और दूसरी वाइटल्स असेसमेंट करनी पड़ती है। अगर हम हेल्थ केयर भी है ना, जो लेकिन जो हमारे टीचर्स है ना वो नहीं मानते कि हमें ये करनी चाहिए। लेकिन अगर आप घर में भी एज अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल आपको देखना पड़ता है कि बेबी की यानी कैसे वाइटल्स है, कैसा वो फील कर रहा है, उसकी डिहाइड्रेशन स्टेटस क्या है, वो सारी चीज़ें हमें चेक करनी ज़रूरी होती है डाइटरी पैटर्न गाइड करने से पहले। तो ये जो नॉर्मल होती है ना हार्ट बीट्स, अब इनको याद रख लें, ये नॉर्मल हार्ट बीट्स है। जब इनसे ऊपर जाएंगी ना, 40 हार्ट बीट्स ऊपर चले जाते हैं, तो इस तरह हमें पता चलता है कि उनको निमोनिया हो रहा है या कोई इन्फेक्शन हो रहा है बॉडी में। तो इनका रिलेशन उससे होता है। और जब हमें पता चल जाएगा कि इनकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो रहा है, निमोनिया हो रहा है, तो उससे हमें पता चलेगा इनकी कैलोरीज रिक्वायरमेंट बढ़ रही है और आप हमें इनको कितनी कैलोरीज देनी है उसके हिसाब से। अगर डिहाइड्रेशन है तो कैसे उसका यानी उसको हाइपोथर्मिया हो जाएगा, इस तरह की कंडीशन होंगी, तो तब भी आपको पता होगा कि उनको किस तरह की डाइट देनी है। ये डेंजर साइंस आ जाते हैं फिर इन्फेंट्स के। ये वाला जो क्राइटेरिया ना, ये जब आप किसी फाउंडेशन में वर्क करते हैं ना, तो वहाँ पे काम आता है। यानी जनरली जो पाकिस्तान में वहाँ तो अगर हॉस्पिटल्स में जाते तो वो डॉक्टर्स वगैरह ने लिखी होती है सारी हिस्ट्री। लेकिन हमें आइडिया होना चाहिए कि वो हिस्ट्री में यानी बता क्या रहा है। अगर उसकी जैसे पल्स और रिस्पायरेशन उसकी देख ले, वो बता रहा है कंफर्म्ड इंक्रीज इन पल्स रेट 25 और मोर। अगर ये इंक्रीज हो जाती है ना, उसकी नॉर्मल से 25 और मोर बीट्स ऊपर हो जाती हैं, तब हम कह सकते हैं कि उसको इन्फेक्शन हो रहा है या हार्ट फेलियर इस तरह की कंडीशंस हो रही है और उसको ओवर हाइड्रेशन हो गई है। तो इस तरह की कंडीशन में जब हमें पता चल जाएगा ओवर हाइड्रेशन हो रही है, तो हमें पता होगा कि उसका फ्लूइड का जो है ना अमाउंट कम रखनी है। ये ना हो कि उसको ओवर हाइड्रेशन हो, एडिमा और वाटर रिटेंशन हो जाए बॉडी में। ये सारी चीजें हमने देखनी होती है इन चीजों के जरिए। अगर रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स है तो हमारे रिस्पायरेशन से रिलेट करती है, जैसे हाई कार्ब डाइट नहीं देनी होती, इस तरह की चीजें, लैक्टोज नहीं देना, फ्रुक्टोज टाइप चीजें, वो फिर उसके गले में रेशा वगैरह बनता है इस तरह, और यानी खांसी वगैरह इस तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती है। अब टेम्परेचर, ये जो रेक्टल टेम्परेचर है ना, ये हमारे, आप लोगों को आवाज आ रही है? जी मैम आ रही है। एक तो होता है बॉडी का टेम्परेचर, लेकिन एक होता है रेक्टल टेम्परेचर, यानी तीन जगह होती है हमारी टेम्परेचर नोट करने की। एक माउथ के जरिए, एक जो हम उसके आर्मपिट के अंदर रखते हैं थर्मामीटर, और तीसरा होता है रेक्टल। रेक्टल टेम्परेचर का ना 1 या 2 डिग्री कम होता है उसके, हमारे जो माउथ का टेम्परेचर होता है, ये अलग होते हैं एक दूसरे से। तो इनकी कन्वर्जन हमने पढ़ी थी कि हम एफएससी करके आए, तो उसमें हमने पढ़ा था 9/5 और इन मल्टीप्लाई और फिर +32। तो ये जरा अजीब सा डिफिकल्ट फार्मूला है। इजी वाला फार्मूला मैं आपके साथ शेयर करूंगी, उसमें ना कोई एरर नहीं आता, यानी डायरेक्ट आपने जमा करना और मल्टीप्लाई करना और आंसर आ जाता है। तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। उसमें आपको अगर ये डिग्री में दिया हुआ है ना और आपको नहीं पता, अब इस टेम्परेचर को हम कैसे यूज करते हैं, अगर आपको देखे 35.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ठीक है, केस स्टडी में, आपको नहीं पता कि ना डिग्री सेल्सियस जब इंक्रीज होगा तो कितनी कैलोरीज देनी है हमने ऊपर। लेकिन आपको ये पता है कि जब फॉरेन हाइट टेम्परेचर 1 डिग्री 1 फॉरेन हाइट या इंक्रीज करता है ना, तो हम उसको ना 7% कैलोरीज मोर देते हैं। यानी अगर 1 डिग्री फॉरेन हाइट टेम्परेचर उसका बढ़ा है, 97 से 98, 98 से 99 हुआ ऐसे, तो हमें पता है अगर उसका 1 डिग्री बढ़ा है तो उसके हिसाब से 7% जो हमारी टोटल कैलोरीज का हिस्सा होगा ना, वो हमने उसकी कैलोरीज में बढ़ा देना है। इस तरह हम इसको टेम्परेचर को यूज करते हैं। आगे आगे अमाउंट ऑफ मिल्क टू गिव टू बेबीज, यानी अब जो हमने कल लेक्चर लिया था एंथ्रोपोमेट्रिक असेसमेंट वाला, उसमें था कि बेबी 2.5 केजी से कम का होगा तो वो शॉर्ट फॉर गेस्टेशनल एज, और वो मेल नरिश्ड है, यानी सैम में आ जाते हैं ये। तो अब ये देख लें, वेट 2.5 केजी और मोर होगा तो हम उसको दे रहे हैं 150 ml मिल्क पर केजी बॉडी वेट। अब यहाँ पे उसका 2.5 केजी है, तो उसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 150 से। यहाँ हम सिंपल वाला करते हैं, 3 ले लेते हैं, ठीक है, 3 केजी बॉडी वेट है, 2.5 और मोर है ना, तो हम यहाँ ले लेते हैं 3 केजी वेट। बेबी 3 केजी का, तो 3 0 0, 3 5 15, 5 1, 3 1 3 और 1 4, यानी ये 450 ml आ गया, 450 ml। 450 ml को आपने ना, उसको अब क्या बताया नीचे वाली लाइन,
डिवाइड टोटल इंटू 8 फीट एंड 3 ऑर्ली, यानी 3 घंटे बाद हमने ये देने हैं इसको। तो अब ऐसा करेंगे, आप 450 ml, 8 फीट, हमने 8 फीट ले लिया। 8 फीट से जब 450 ml को डिवाइड करोगे, 8 9 × 45, 8 2 × 0, यानी 90 ml। अब 8 फीट, एक फीट जो है ना 90 ml की है, वो आपने 3 घंटे बाद उसको देनी है, 90 ml 3 घंटे बाद। फिर 3 घंटे गुजर जाएंगे, फिर 90 ml देनी है। इस तरह ये मिल्क होगा बेबी का ना, क्योंकि वो बर्थ की उसमें है। लेकिन जब वो आगे जाएगा ना, इस तरह ये नीचे वाला जो केस है ना, ये है लो बर्थ वेट का 2.5 kg, जो लो बर्थ वाले होंगे उनकी देखे फीड भी कम है, 60 ml/kg। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन अराइज होता है कि ऊपर जो है मैम ना ये वेट 2.5 है जी। किसी का माइक ऑन था, वो लेक्चर समझ ही नहीं आ रहा था, अब ऑफ हो गया, मैसेज कर दिया आपको। चले मैं दोबारा बताती हूँ। बेबीज है ना, वेट है 2.5 kg, ठीक है, और मोर उन्होंने कह दिया। हम पॉइंट वाली वैल्यू नहीं ले रहे, हम 3 kg ले लेते हैं बेबी का। 3 kg को मल्टीप्लाई करें आप साथ में ना, अगर रजिस्टर वगैरह है तो वो रख लें, वरना अगर ऐसे समझ सकते हैं। मेरे रुके, इसमें ऑप्शन तो है। 3 kg है, इसको हमने मल्टीप्लाई किया 150 से, ये हमारा आ गया 450, ठीक है। अब हमें चाहिए 8 फीड्स, 3 ऑर्ली देनी है। ये हमारी पूरी पर डे की है, 450 कितनी है पर डे की, पर डे। अब हमने 3 ऑर्ली निकालनी है, तो हम इसको डिवाइड करेंगे 8 फीट से। 8 9 × 45, 8 9 × 45 और 0 90, यानी इनको हमने देना है 90 ml/3 और, इनको हमने 90 ml/3 और देना है, ठीक है, 3 ऑर्ली के हिसाब से, यानी 8 फीट उसकी डिवाइड हो गई। ये मिल्क ही है, और यानी कोई भी चीज नहीं है। अब नीचे वाला केस देख ले, अगर हम नीचे वाले केस में यह है कि वो लो बर्थ वेट है उस बच्चे का, तो इस वजह से हम उसको 60 ml/kg बॉडी वेट के हिसाब से फ्लूइड देंगे। अब 60 ml को जब मल्टीप्लाई करें 3 से, 60 × 3 kg वेट, नहीं, इसमें हम कम लेंगे, लो बर्थ है 2 ले लेते हैं, 2, ठीक है। 2 ले लिया हमने, 2 0 0, 2 6 × 12 120 डिवाइडेड बाय, वही इन्होंने यहाँ पर बताई होगी, इंक्रीज द टोटल वॉल्यूम बाय 20 ml। अब 60 ml/kg बॉडी वेट स्टार्टिंग में लिया है ना हमने, तो हम उसकी फीड्स 8 भी कर सकते हैं, क्योंकि बेबी का ना जब पैदा होता है तो उसका चेरी के साइज का होता है, स्टमक बहुत छोटा होता है चेरी के साइज का। आप उसको देते हो ना, उसका पेट भी इतनी जल्दी भरेगा और उसका ना पेट खाली भी उतनी जल्दी होता है, इसीलिए वो थोड़ी थोड़ी देर बाद रोते हैं। इसीलिए उन्हें ना फूड की बार बार जरूरत होती है, यानी थोड़ी थोड़ी देर बाद दूध पिलाना पड़ता है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, डिवाइड करेंगे, तो 8 1 × 8, 8 5 × 40, यानी 15 ml। आपने जो इन बेबीज को देना है ना, वो 15 ml देना है। अब इन, यानी हमने जो 2 kg वाला बेबी लिया, अब उसको हमने 15 ml पर, हम 8 फीड हमने बनाई है तो 3 और ही आएगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि वो छोटा है तो उसे थोड़ी थोड़ी देर बाद देना लाजमी है। उसका वेट, जब फिर उसका 20 ml/kg, जब उसका वेट बढ़ जाएगा ना, थोड़ा सा इंक्रीज होगा, तो फिर हम उसके अंदर ऐड कर देंगे अंटिल द बेबी इज टेकिंग टोटल 200 ml, यानी 20 ml/kg पर डे ऐड करते जाएंगे। स्टार्टिंग में हमने क्या दिया, 60 ml/kg पर डे। अब 60 के अंदर हमने 20 और ऐड कर देना है आने वाले दिनों में,
यानी 60 प्लस 20 80 ml पर केजी पर डे कर दिया। फिर उसके बाद 20 ml पर केजी आगे बढ़ा देंगे। इस तरह उसका ml का वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। वही 8 फीट्स पर डिवाइड करके आप फिर उसकी यानी पूरे 3 ऑर्ली या 2 ऑर्ली जो भी आपने सीक्वेंस सेट करना है उसके हिसाब से हम उसको देंगे। इस तरह उसका वेट गेन स्टार्ट हो जाएगा। अभी रिसेंटली जब हम गए थे ना इंटर्नशिप करने, तो वहाँ पे ना डॉक्टर थे, उनके पास एक पेशेंट आई थी और वो कह रही थी कि ये जो बेबी है ना ये दूध पीता है थोड़ा-सा और सो जाता है। तो ना उसको कोई कुछ भी मसला नहीं था, बस वो ना उसको कैलोरीज़ की कमी थी, यानी उसको खुराक अच्छी नहीं मिल रही थी। वो पीता था और सो जाता था। तो डॉक्टर ने उसे कहा कि आप इसको ना एक 1-2 घंटे ना इसको भूखा रखना है, यानी इसको पहले सुला देना है। सुलाने के बाद जब इसको बहुत ज़्यादा भूख लगेगी ना, फिर ये ज़्यादा फीडिंग करेगा। फिर ये नहीं होगा कि इसने थोड़ा-सा पिया और ये सो गया। 2 या 3 घंटे अगर आप इसको भूखा रखेंगे ना, फिर आप इसको पिलाएँगे तो ये ज़्यादा दूध पिएगा। फिर ये यानी वेट गेन भी शुरू कर देगा। उस बच्चे का वेट बहुत कम था, तो इस सिचुएशन में उन्होंने ये तरीका अपनाया था। आगे चलते हैं। आप लोगों को नज़र आ रहा है ना? मैम नजर आ रहा है। अभी आगे जब 6 मंथ तक हमने उसे क्या देना है? एक्सक्लूसिव फीडिंग ही देनी है। वो हम आगे इसकी डेफिनेशंस पढ़ते हैं, एक्सक्लूसिव फीडिंग क्या है। और कम्प्लीमेंट्री फीडिंग जो है ना हमने 6 मंथ से स्टार्ट करवा देनी होती है। कुछ लोग ना 4 मंथ से स्टार्ट करवा देते हैं, लेकिन 4 मंथ्स इतना अच्छा नहीं है। अगर 6 मंथ से स्टार्ट करवाना है वो ज़्यादा बेस्ट है। इसके अंदर जो उसका कम्प्लीमेंट्री फीडिंग हमने वो जो कैलोरीज़ वो की है ना मिल्क की अमाउंट काउंट, वो उतनी ही रहेगी। उसके साथ ही ऐड हो जाएगा 200 कैलोरीज़, किलो कैलोरीज़, ऐज के हिसाब से, वेट के हिसाब से। यानी उसके वेट को मल्टीप्लाई करके जो मिल्क की अमाउंट आ गई उसके साथ 200 किलो कैलोरीज़ हमने उसकी फूड से जो हम ले रहे हैं कम्प्लीमेंट्री फूड से, वो 200 कैलोरीज़ साथ ऐड होगी। अब 3 घंटे बाद हमने जो मिल्क उसे देना है ना, उन 3 घंटों के दरमियान में हम ये फूड दे सकते हैं, कम्प्लीमेंट्री फूड। अब 9 टू 11 मंथ्स का 300 किलो कैलोरीज़ पर डे और 12 टू 23 का 550 किलो कैलोरीज़। तो आपको यानी इसमें आपको डाइट चार्ट बनाना पड़ेगा। यानी अगर 6 टू 8 मंथ का बेबी है, आपने पहले उसकी मिल्क की यानी पूछना है कितनी दफ़ा वो मिल्क पीता है या उसकी मदर को कहना है कि आपने ना मिल्क फीडिंग कप के ज़रिए करवानी है, पता चले कि वो पूरे दिन में कितना दूध ले रहा है, एमएल में। जो उनको ना ये जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, यहाँ पे उनको ना मेजर करके दिया जाता है। जैसे उनके फीडर होते हैं ना, तो उधर ना मेजरिंग कप्स होते हैं। उन मेजरिंग कप्स के अंदर जितना दूध आता है ना, वो उस फीडर के अंदर डाल देते हैं। फिर जितना साइज़ बनता है ना, यानी जहाँ तक वो मिल्क आता है, वहाँ से काट देते हैं। काट कर उनको दे देते हैं, उनको कहते हैं आपने फीडर नहीं पिलाना, लेकिन आपने इसके ज़रिए मेजर करके और फिर पिलाना है बेबी। तो ये वाले तरीके अप्लाई होते हैं जब यानी अमाउंट बतानी होती है या कैलकुलेट करनी होती है उनको मेजरमेंट के लिए। फीडिंग टाइप्स विद एज आ गई अब, यानी एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग हमने क्या करनी है कि मदर मिल्क ही देना होता है, वो 6 मंथ तक है। कम्प्लीमेंट्री फीडिंग में सॉलिड लिक्विड वो टाइप आ जाएंगे, यानी सेमी सॉलिड आएगा, लिक्विड, फिर सेमी सॉलिड, फिर सॉलिड की तरफ आएंगे। और वीनिंग क्या है? इज इंट्रोडक्शन ग्रेजुअल रिप्लेसमेंट ऑफ मिल्क, यानी आहिस्ता आहिस्ता मिल्क की जगह फूड ले लेनी है। यानी जैसे कम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट हुई, उसके बाद जैसे बेबी 2 साल तक तो लाजमी मिल्क पिलाना चाहिए ना बच्चे को। तो 2 साल तक उसके साथ जो फूड चलती आएगी वो उसको रिप्लेस कर देगी, फिर फैमिली फूड की तरफ आ जाता है बच्चा। ये आ गई मैटरनल हेल्थ। मैटरनल हेल्थ में यानी हमने उसको सब कुछ देना है, कुछ भी नहीं यानी रोकना। वो हमें पता है लैक्टेशन की ना कैलोरीज बढ़ जाती हैं, क्योंकि वो फीडिंग करवा रही होती है। अगर वो फीडिंग नहीं करवा रही फिर अलग कैलोरीज होती है। तो इसमें ये बताया हुआ, इसमें देखने वाली चीज है। ये देखें, ये जो बेबी यहाँ पे बिल्कुल कमजोर है और बिल्कुल नीचे लेटा हुआ है, अंडर न्यूट्रिशन। तो इनमें हमने ना इनको पानी देना है, ना कोई कम्प्लीमेंट्री फीडिंग देनी है 6 मंथ तक। इसीलिए एक्सक्लूसिव फीडिंग कहा जाता है।
क्योंकि इस दौरान ना जो एंटीबॉडीज होती हैं और जो इम्यूनिटी डेवलप होती है वो मदर मिल्क से ही होती है। और जो आयरन के स्टोर्स है, विटामिन ए, ये सारे मदर मिल्क से पूरे हो रहे होते हैं। और इस तरह इसीलिए मदर की खुराक भी अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद अगर 6 टू 12 मंथ का देखें, तो इसमें भी उन्होंने कहा हुआ है वाटर नहीं देना। यानी जो हम पूरा कर सकते हैं ना, हमने कोशिश करनी है ज्यादा से ज्यादा, सिर्फ ओनली वाटर और सीरियल नहीं देने, यानी इसका मतलब है 6 टू 12 में मैम, ब्रेस्ट फीडिंग भी करते रहना और कम्प्लीमेंट्री फीडिंग भी। मैम क्वेश्चन है एक मेरा कि मैम ये ना आजकल मोस्टली जो है ना बच्चों को 3 से 4 मंथ के होते हैं उनको ना ये फ्रूटी वगैरह पिलाना स्टार्ट कर देते हैं। ये तो ठीक नहीं है ना, आप कह रहे हैं कि 2 साल तक और बल्कि 6 मंथ तक उनसे पहले उनको पानी वगैरह तक नहीं देना, जस्ट वो ब्रेस्ट फीडिंग ही करेंगे। जी, आ, घुट्टी वगैरह नहीं देनी चाहिए। जी मैम, लेकिन ये है कि हमारे यहाँ इधर बैठा है एक डॉक्टर शफी कैप्टन मुजफ्फरगढ़ सिटी में। वो जो भी माएँ जाती हैं उनको ना उन्होंने जस्ट एक ही वो ग्लूकोज फार्मूला रिकमेंड किया हुआ है, पता नहीं उनका कंपनी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट है या क्या। जो भी जाता है ना तो फौरन से वही कहता है कि आपने अपना दूध स्टॉप करवा देना है और ये वाला है। और वो जो है ना वो जो रिकमेंड करता है वो जस्ट मिलता ही उसी के पास है। वो तो बहुत ज्यादा उसके इश्यूज हैं, जो भी उनसे मेडिसिन लेने आता है वो यही रिकमेंड कर रहा है। इससे तो बहुत ज्यादा नुकसान है ना। ये होता है, ये ना कंपनी के साथ कांटेक्ट होता है। अब मैं आपको बताती हूँ, मैं भी एक कंपनी के साथ हूँ, यानी वो सप्लीमेंट की कंपनी है DXN। और वो मुझे कहते हैं कि आप सप्लीमेंट्स बेचें, आप ना यानी दें, आप अपने पेशेंट्स को बताएं। लेकिन ना ये आपके ऊपर है, अगर आप पैसे चाहते हैं ना तो आप पैसे तो बहुत बहुत तरीके हैं, यानी कितनी स्कैमिंग हो रही है। और आप यानी हेल्दी चीजें ना भी बताएं लोगों को, कहीं नहीं आप सप्लीमेंट्स की तरफ आए, फिर क्या फायदा हमारी डिग्री का। तो ना मैं इसीलिए किसी को रेफर नहीं करती, क्योंकि मुझे अभी खुद कंफर्म नहीं है, मैंने उसके ना कोई वो नहीं देखे फीडबैक्स वगैरह कि बहुत अच्छी है, लेकिन सुना है क्योंकि लाहौर में बहुत ज्यादा सप्लीमेंट्स बिकती है ना। तो वहाँ की मैम ने जो बताया था ना, वो कहती कि इनकी सप्लीमेंट्स अच्छी हैं लेकिन थोड़ी सी प्राइस होती है। वो मशरूम बेस्ड सप्लीमेंट्स होती हैं, ठीक है, उनकी मशरूम के ऊपर होती है। और वो मशरूम ना साफ पानी में ऐसे, मैंने सर्च की थी, साफ पानी में उगता और इस तरह, लेकिन अब बहुत ज्यादा सिंथेटिक चीजें चल रही हैं, टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं, यानी टॉक्सिसिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगर एक प्लांट सही भी है सप्लीमेंट का, लेकिन हमें नहीं पता कि वो टॉक्सिक, उस टॉक्सिसिटी उसमें कितनी है, वो आउट ऑफ डेट यूज किया गया है, उसमें प्रोडक्ट कैसी यूज की गई है। इसलिए मैंने अभी तक किसी को भी नहीं रेकमेंड नहीं किया वो सप्लीमेंट। हालांकि मुझे फायदा होगा, उससे मुझे यानी प्रॉफिट मिलेगा जितने लोगों को मैं बताऊंगी। यही डॉक्टर्स का, इसीलिए डॉक्टर्स को कसाई कहा जाता है। अब मदर्स मिल्क के मिल्क छुड़वाने का तो कोई ताल्लुक ही नहीं है ना। अगर माँ अच्छी खुराक ले रही है तो एटलीस्ट 6 मंथ तक हमें, न्यूट्रिशनिस्ट से ना बहुत ज्यादा चिढ़ भी है काफी डॉक्टर्स को। बहुत से ये आपके ऊपर होता है कि आपने मनवाना है या नहीं अपने आप को। तो अगर आप कहोगे ना 6 मंथ तक, आपने अपनी तरफ से फुली गाइड करना है। आप अपने आसपास वाले लोगों को उनको कहना है। एक अलग चीज ये है, जब फार्मूला मिल्क पे लाया जाता है तब न, कुछ केसेस होते हैं, अभी आगे ना डिजीज वाले केसेस हैं इसमें, फिनाइल कीटोनूरिया एक्सेट्रा, उन केसेस में लगवाया जाता है फार्मूला मिल्क। और इवन HIV के जो पेशेंट्स होते हैं ना, अगर HIV भी हो मदर को, फिर भी फुली तौर पे नहीं छुड़वाया जाता, तब भी कहा जाता है कि मदर मिल्क पिलाना है। यानी अगर वो नहीं पिएगा ना, उसके और चांसेस बढ़ जाते हैं HIV के और इन्फेक्शन के। तो इसलिए तब भी वो WHO कहता है कि नहीं, आप मदर मिल्क पिलाएं अगर HIV भी है। तो डॉक्टर्स को तो बिल्कुल नहीं मना करना चाहिए। अगर थोड़े से सिंपल से केसेस हैं, अगर थोड़ा बहुत अगर उनको मोशन लग रहा है इस तरह, और ये जो होते हैं ना फार्मूला मिल्क, इनसे उनको ज्यादा मसले होते हैं। उनको गैस के इश्यूज होते हैं, बच्चों के पेट बढ़ जाता है, वेट गेन इतना हो जाता है, ओबेसिटी हो जाती है। वो देखे है ना, ऐसे गाल मोटे मोटे होते हैं बच्चे, फूले फूले, आप लोगों ने देखे होंगे फैमिली में जो यूज करवाते हैं। जी मैम। अ, तो बस यही होता है कि हमने मेरे अपनी तरफ से कोशिश की है कि क्वेश्चन है कि कौन कौन सी ऐसी डिजीज हैं जिसमें ना हम रिस्ट्रिक्शन कर सकते हैं, लाइक आपने PKU बताई, और कौन सी हो सकती है जिसमें ना वो सीरियस आगे कंडीशन।
मैंने ना आगे लिखी हुई है, ये इनबॉर्न एरर्स में भी आता है। ज्यादा तो नहीं लिखी क्योंकि लेक्चर थोड़ा शॉर्ट रखना था, लेकिन अच्छी बात है हम डिस्कशन करते जाए और अब रिकॉर्डिंग भी हो रही है। तो आगे मैंने ना लिखी हुई हैं डिजीजेस और उनके साथ के आपने कौन सी डाइट रेकमेंड करनी है, इस तरह। तभी हम आगे चलते हैं, फिर करते हैं ये बात। तो ये हमने पढ़ लिया पीछे, फिजियोलॉजी पे आ जाते हैं। अच्छा, अब डाइटरी फाइबर्स और ह्यूमन मिल्क ओलिगोसैकेराइड, ये इनका क्या फायदा होगा बॉडी में। अब ये हमारी बॉडी में ना सैचुरेटेड फैटी एसिड जब इंक्रीज होगा, क्योंकि ये एज होती है बच्चों की, इनको प्रोटीन भी ज्यादा चाहिए होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स यानी फैट से मिलेगा, फैट सोर्सेज से। तो इनको वो भी चाहिए होता है क्योंकि इनकी ब्रेन डेवलपमेंट हो रही होती है। तो इसलिए ब्रेन डेवलपमेंट के लिए हमें ओमेगा 3 वाले सोर्सेज देना लाजमी हो जाता है। तो उसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड इस तरह के और मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड सारे आ जाते हैं। अब ये जो होते हैं ना ओलिगोसैचुराइड एंड प्रोटीन, ये अगर डाइजेस्ट नहीं होंगे गट में, तो फिर इसकी वजह से क्या होगा, डाइजेस्टेड स्टेट ऑफ प्रोपियोनेट सैचुरेटेड फैटी एसिड इंक्रीज हो जाएंगे और वो बाइफिडोबैक्टीरियम की ग्रोथ को बढ़ा देंगे। ये रिलेशन है हमारी जो कम्प्लीमेंट्री फीडिंग है उससे। यानी अगर आपके मिल्क में डाइटरी फाइबर ह्यूमन मिल्क ओलिगोसैकेराइड्स है, तो इसके अंदर क्या हुआ, डाइटरी फाइबर की जल्दी से डाइजेशन नहीं होती, ठीक है। और इसमें क्या करते हैं, बैक्टीरिया ग्रो करते हैं। तो हेल्दी बैक्टीरिया ग्रो करेंगे, बाइफिडोबैक्टीरियम। अब लो अपॉर्चुनिस्टिक बैक्टीरिया जैसे ये है क्लोस्ट्रिडिएसी, एंटीरोबैक्टीरियसी एंड स्टेफिलोकोके, तो ये जो है ना, ये अच्छे बैक्टीरिया नहीं है ये, यानी एंड जो एंटेरिक है ना उसको प्रॉब्लम करते हैं, गैस प्रोडक्शन कर देते हैं, डायरिया काज कर देते हैं बेबीज में। तो ये लो अपॉर्चुनिस्टिक है, हमारे लिए बाइफिडो बैक्टीरियम ज्यादा बेस्ट। तो अब ये चार्ट बनाया गया है, यानी मदर की डाइट अच्छी होगी, फैमिली मेंबर्स, और अगर फैमिली में पेट्स वगैरह उन सबको यानी रखा जाएगा माइंड में, जेनेटिक देखी जाएगी, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, ड्रग्स तो नहीं लिए, मदर्स ने ड्रग लिए हो या चिल्ड्रन को ड्रग्स वगैरह तो नहीं दिए जा रहे। क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है कि सप्लीमेंट्स इतने ज्यादा प्रमोट किए जा रहे हैं कि वो कहते हैं कि बच्चों को भी आप सप्लीमेंट्स दें। बच्चों को सप्लीमेंट्स देने का है ही नहीं कोई ना, तो सिर्फ आयरन के सप्लीमेंट्स वो भी उनको लगते हैं जो सिवियरली मेल नरिश्ड होते हैं, और जब वो स्टेबल हो जाते हैं ना, ये जो मेल नरिश्ड चिल्ड्रन आते हैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल में, अनकॉन्शियस होते हैं, तो उनको ट्यूब्स लगाई होती हैं। तब जब वो नॉर्मल हो जाते हैं उसके बाद उनको आयरन दिया जाता है, उससे पहले वो ग्लूकोज ड्रिप्स और इस तरह की चीजों पे होते हैं। तो इसीलिए ड्रग्स या सप्लीमेंट्स कोई बच्चों को नहीं देने होते। हाँ, उन बच्चों को दिए जाते हैं, वो भी मिनरल मिक्स साशे होते हैं, और ये ये जो है RUTF, RUTF पीनट बटर टाइप होता है, ठीक है। वो दिया जाता है इन मेल नरिश्ड बच्चों को, क्योंकि इन ये मेल नरिश्ड होते हैं, इनको डाइट भी इनकी अच्छी नहीं होती, मोस्टली वो गरीबों के बच्चे होते हैं, तो फिर उनको ये गवर्नमेंट की तरफ से RUTF दिए जाते हैं। अगर आपको कभी सर्वे हो ना, आप अपनी टीचर्स को कहिएगा कि आप वो चिल्ड्रन हॉस्पिटल का करवाएं सर्वे, या HOD सतोसीप को, जो BZU के स्टूडेंट्स हैं, तो सर्वे आपका करवाएं, क्योंकि ये हमारी ना उसमें होता है डिग्री में। तो वहां आप जाएंगे ना, वहाँ RUTF अवेलेबल होता है, मिनरल साशेज होते हैं, तो वो आपने देखने हैं और आपको सैंपल भी मिल जाएंगे। वो स्प्रिंकल्स करने होते हैं फूड पे। तो इसकी वजह से आप ये देखें यहाँ डाइटरी पैटर्न इन इन्फेंसी बताया, अनबैलेंस डाइट और बैलेंस डाइट। अगर ब्रेस्ट फीडिंग करा, कम्प्लीमेंट्री फीडिंग, स्टैंडर्ड फार्मूला आ जाए, तो यानी उसका गट अच्छा है, उसका स्टमक अच्छा है, उसके इंटेस्टाइन में भी कोई मसला नहीं है, यानी बैक्टीरिया की ग्रोथ हो रही है। विटामिन के भी बैक्टीरिया बाइफिडोबैक्टीरियम बनाता है, तो उसे विटामिन के भी मिल रहा होगा। लेकिन अनबैलेंस में देख लें आप, इसमें जो होंगे ना हमारे क्लोस्ट्रिडियसी, एंटीरोबैक्टीरियसी, ये बैक्टीरिया ग्रो करेंगे, और ये लैक्टोज फ्री फार्मूलाज में आ जाएंगे। आप देखें, वो कहते हैं कि लैक्टोज फ्री फार्मूलाज है, ये हमारे जो सिंथेटिक बने होते हैं। और CMA फार्मूला ये है काओ मिल्क, ठीक है। काओ मिल्क अमाइनो एसिड फार्मूला है ये, और IM अंदर स्पेशल फार्मूला आ जाते हैं। अब इसी तरह इस साइड पे आ जाए, दूसरी साइड, बैलेंस माइक्रोबायोम और अनबैलेंस माइक्रोबायोम, जापानीज मेडिटेरेनियन, और इन डाइट्स पे भी मैं एक लेक्चर आपका रखूंगी।
जापानीज डाइट क्या होती है, मेडिटेरेनियन डाइट में ना ओमेगा 3 डेयरी प्रोडक्ट सारी चीजें आ जाती हैं, एक्सेप्ट सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट ये नहीं होते। बाकी इसमें सारी हेल्थी चीजें होती हैं। वेस्टर्न डाइट, ग्लूटेन फ्री डाइट, आईएम स्पेशल। अब ये इसमें आ गई हमारी अनबैलेंस्ड माइक्रोबायोम जब होती है उसमें आ जाता है। अब मिक्स डाइट का फायदा क्या कम्प्लीमेंट्री फीडिंग में, अगर हमें कहते हैं ना कि बच्चों को एक आपका साइकोलॉजी का होगा कोर्स, साइकोलॉजी एंड न्यूट्रिशन, अगर आप उसमें देखें तो उसमें ये होता है कि बच्चों को ना रेनबो डाइट दें, मिक्स डाइट। एक डाइट ना दें, अगर उसको एक डाइट अच्छी नहीं लगती आप इंट्रोड्यूस करवाएं अलग अलग चीजें ताकि उसके टेस्ट पर डिवेलप हो। और जितनी हम मिक्स डाइट देते हैं ना तो उनका गट इतना ही स्ट्रोंग होता है, माइक्रोबियल पॉपुलेशन उतनी ज्यादा अच्छी होती है, जैसे लैक्टोस्पिरेसी और बाइफिडोबैक्टीरियासी। अब ये शॉर्ट चेन फैटी एसिड बहुत हेल्दी होते हैं बॉडी में, इनकी वजह से हमारे जो अच्छे बैक्टीरिया है ना वो ग्रो करते हैं। अब ब्रेस्ट फीडिंग फार्मूला वर्सेस फार्मूला फीडिंग आ गया। ह्यूमन मिल्क ओलिगोसैकेराइड है ये एचएमओज ना, जब ये एचएमओज प्रेजेंट होंगे तो प्रोमोट करेंगे कॉलोनाइजेशन ऑफ बाइफिडोबैक्टीरियम, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करते हैं। हमने पढ़ा है बाइफिडोबैक्टीरियम ज्यादा होंगे तो फर्मेंटेशन अच्छी होगी हमारे स्टमक में, और हम विटामिन के भी बनेगा इनकी वजह से। लेकिन अगर हम मिल्क फार्मूला लेते हैं इनकी रिप्लेसमेंट में, तो जो पैथोजेंस होंगे ना दूसरे, वो ना बहुत ज्यादा फास्ट कर देते हैं प्रोटियोलिटिक गट मेटाबॉलिज्म। और इसकी वजह से जैसे बच्चों को बहुत ज्यादा भूख लगने लग जाती है, वो कहते हैं पेट में कीड़े हो गए, इस तरह की सिचुएशंस जो होती हैं, तो बहुत ज्यादा खा रहा है लेकिन लग नहीं रहा, और इस तरह के एडवर्स इफेक्ट फिर शुरू हो जाते हैं फार्मूला फीडिंग वाले बच्चों को। अब प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक फूड आ जाते हैं, हमने इन पे प्रीबायोटिक फूड कौन सा होता है जिसपे बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, वो हमारी आ गई, यही डाइटरी फाइबर्स एक्सेट्रा। प्रो कौन से होते हैं, फूड विच है बेनिफिशियल बैक्टीरिया, जिसके अंदर बैक्टीरिया ही मौजूद है अच्छे वाले, जैसे योगर्ट होती है, योगर्ट बैक्टीरिया से बनती है, तो उसकी भी डिफरेंट स्ट्रेन है, वो आप पढ़ेंगे फंक्शनल फूड वाले चैप्टर, बैक्टीरिया की डिफरेंट स्ट्रेन है। रिवील्स दैट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रो एंड प्रीबायोटिक इन्फेंट डिक्रीज द चांसेस ऑफ अस्थमा एंड वीजिंग। अब जैसे सर्दियां आती है ना, एक मिथ है, जैसे सर्दियां आती हैं तो लोग कहते हैं दही ना खिलाएं, दही ठंडी होती है। लेकिन दही का ना खांसी से या इससे कोई ताल्लुक नहीं होता, वो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रोंग कर रहा होता है, यानी वो हमारी खांसी या अस्थमा को बढ़ाता नहीं है। तो वो बच्चों को लाजमी देना चाहिए, अगर उन्हें डायरिया हो रहा है, इस तरह की सिचुएशन हो रही है, दही लाजमी देनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे बाइफिडोबैक्टीरियम को बढ़ाएंगी और जो हमारे लो अपॉर्चुनिस्टिक बैक्टीरिया उनको कम करेंगी। अब ये जो प्रोबायोटिक है ना, इसमें कैफीर आ जाता है, कैफीर बनता है राइस से, चावल जो होता है। फर्मेंटेड वेजिटेबल्स आ गई, मीट, ये भी राइस और उसका बना होता है, ये बाहरी मुल्क की है, यानी कोरिया में बहुत ज्यादा मिसू बनता है। किमची भी कोरिया की है। तो अगर प्रीबायोटिक फूड पे आ जाए एस्पेरेगस, ये बाहर यानी यहाँ पे इतना नहीं अवेलेबल, लेकिन अनियंस है, बनाना, गार्लिक है, बेरीज, डिफरेंट। अब इन्हीं चीजों को यूज करके हमने ना रेसिपीज बनानी होती है, ये भी हमारा ही काम है। आप घर में अपने ट्राई किया करेंगे, डिफरेंट किया करें डिफरेंट रेसिपीज, और अपने ऊपर ही अप्लाई किया। फूड चॉइसेस डिफरेंट एजेस के हिसाब से आ जाती है, और कैसे प्रिपेयर करना है इसके अंदर ये भी है, ठीक है। 4 to 6 मंथ के लिए हमने ना सिंगल ग्रेन सीरियल देना है। फोर्टिफाइड सीरियल गिव योर बेबी आयरन इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट। अब ये ना उन जगहों के लिए है जहाँ पे आयरन की बहुत ज्यादा कमी है। 4 to 6 मंथ का हो गया, इसके बाद ना उसे आयरन चाहिए होता है, नहीं उसके स्टोर्स खत्म हो जाते हैं 4 मंथ तक आयरन के। मिल्क की ना कंपोजिशन चेंज होना शुरू हो जाती है, यानी स्टार्टिंग में प्रोटीन भी होती है उसके अंदर, फैट थोड़ी कम होती है, यानी फैट अगर हम मुवाजना करें उनका काओ मिल्क से या कैमल मिल्क इनसे करें तो उसमें फैट कम होती है, ह्यूमन मिल्क में फैट कम होती है। तो वगैरह कम हो जाती है, आयरन वगैरह कम हो जाते हैं, इसलिए आयरन बाहर से चाहिए होता है। तो ये मिक्स कर देते हैं बेबी फार्मूला, ब्रेस्ट मिल्क और वाटर। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है कि अब ये बनाना कैसे है। जो मदर मिल्क होता है ना आपने उसी में बनाना है।
यानी मदर का ही मिल्क हो और उसी के अंदर ये सिंगल ग्रेन सीरियल्स ऐड करने, पाउडर बनाकर थिन मदर मिल्क के अंदर, और वही खिलाना है। यानी मदर मिल्क को भी छोड़ना नहीं है, 2 साल तक हमने मदर मिल्क पर अटैच रखना है उसे। क्योंकि अगर आप ना काऊ मिल्क या उसकी तरफ जाते हैं ना, उन्हें एलर्जी हो जाती है, लैक्टोज इंटॉलरेंस हो जाती है। लैक्टोज उनका स्टमक अभी सही तरह डिवेलप नहीं होता, लैक्टेज इंजाइम नहीं बना होता, तो इस वजह से उन्हें डायरिया, ब्लॉटिंग, इस तरह की सिचुएशंस आ जाती है। अब प्योर्ड और स्ट्रेन्ड फ्रूट्स क्या होते हैं, यानी बॉइल्ड करके जो हम फ्रूट देते हैं ना, वो नरम हो जाते हैं, वो प्योर्ड फॉर्म में आ जाते हैं। और स्ट्रेन्ड फ्रूट्स यानी पानी निकाल दिया, थोड़े से गर्म पानी में बॉइल्ड किया, पानी निकाल दिया और फिर वो मैश करके फिर हम उन बच्चों को ना दे देते हैं ब्लेंड वगैरह करके। अब उसमें मिल्क भी डाल सकते हैं अगर ज्यादा थिन करना है, और टेक्सचर आप डिसाइड कर लोगे। लेकिन 6 to 8 मंथ का बेबी खा लेगा, अगर सेम सॉलिड भी है, लाइट सॉलिड भी, थिक थिक सा भी है तो। 8 to 10 के लिए स्टेज आ जाती है, यानी इनको मैश्ड फूड, स्क्रैम्बल्ड एग, डेयरी, कॉटन चीज, इस तरह की चीजें थोड़ी सी सख्त फॉर्म जो होती है सॉलिड फॉर्म में आ जाती है, हम वो दे सकते। छोटी छोटी उसमें पीसेस में कट करके देंगे तो वो इस एज में ना उठाना शुरू कर देते हैं। यानी जो उनकी कोग्निटिव डेवलपमेंट होती है ना, ब्रेन डेवलपमेंट, उसका भी पता चलता है। फिजिकल यानी उनकी ना असेसमेंट हो रही होती है, अगर उसका एंगल ठीक है, उसे पता ये चीज यहाँ है, वो कोशिश करता है अपने मुंह में डालने की उठा। 10 to 12 के हिसाब से ना, अब अमेरिकन अकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स जो है ना, उन्होंने कहा था कि अवॉइड करना है ऐसी प्रोडक्ट्स को, पीनट प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा, आफ्टर 1 ईयर। ठीक है, 1 ईयर के बाद आपने देना है, और चेक करना है कि वो खाने के बाद उन्हें कोई एलर्जी तो नहीं होती। और चोकिंग वगैरह से अवॉइड करने के लिए आपने ना ऐसी फॉर्म देनी है, इतना साइज रखना है कि वो उसके गले में फंसे ना। और फैमिली हिस्ट्री जरूर चेक कर लेनी है आपने एलर्जीज की। अब ये फूड आ गया अफेक्टिंग बेबी, हनी। हमारे ये ना मेरी जो मेरा इंटरव्यू था इंटर्नशिप का, तो वहां पे जब मैम को मैंने दी थी प्रेजेंटेशन, तो उसमें ये वाला भी था कि हनी नहीं देना बच्चे को 1 ईयर तक। ये ऑथेंटिक जो वेबसाइट है ना, पबमेड या नेशनल हेल्थ इंस्टीट्यूट, उन्होंने ही कहा हुआ है कि हनी नहीं देना। हनी क्यों नहीं देना? क्योंकि इसमें ना एक बैक्टीरिया होता है, क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिज्म लिनम, उसकी वजह से बच्चों को ना इन्फेंट बोट्यूलिज्म हो जाता है। तो वो क्या काज करता है आगे, यानी वो आपके ना न्यूरल डिफेक्ट्स काज करता है, पैरालाइज हो सकते हैं, इस तरह के केसेस। और काउ मिल्क अप टू 1 ईयर नहीं देना, क्योंकि काउ मिल्क की वजह से ना डायरिया हो जाता है। और जो बच्चे जिनको मेनिंगाइटिस होता है ना, यानी ब्रेन की टीबी होती है, वो भी अगर ये मिल्क लेते हैं ना काओ का या बुफेलो का, उनको भी ये ना उल्टियाँ लग जाती हैं, तो इसीलिए अवॉइड करवा। मैम, बोट्यूलिज्म इज अ रेयर। जी। जो वो कहते हैं टीचर्स हमें कि आप ना 6 मंथ जो 1 ईयर तक बच्चे होते हैं ना, उनको आप जब सॉफ्ट डाइट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, लाइक बनाना हो गया मैश करके, उस पे आप 1-2 ड्रॉप वो नहीं दे सकते। जी, वो इसी कम्प्लीमेंट्री फीडिंग में आ गया ना। तो फिर वो बताया कि 4 to 6 मंथ, अगर 4 मंथ से, वैसे तो 6 मंथ के बाद ही स्टार्ट करवाना चाहिए। अगर 4 to 6 से करें तो आप बिल्कुल थिन वाला स्टार्ट करें, क्योंकि 6 से स्टार्ट कर देना चाहिए, वरना उसके बाद बच्चा कहता है नहीं मैंने मिल्क ही पीना है। उसकी यानी ब्रेन डेवलपमेंट इतनी हो जाती है कि वो ना यानी रोएगा नहीं, मैंने ये नहीं, इसीलिए ना इस स्टेज पे उसको ना इंट्रोड्यूस करवाना शुरू कर देते हैं 6 मंथ पे। उसको थोड़ा सा बनाना खिला दे, थोड़ी देर में कुछ खिला दे, क्योंकि इनका साइज ही बहुत छोटा होता है स्टमक का। तो ये चीजें इंट्रोड्यूस करवानी होती है। अब वो एज के हिसाब से चीजें बताई हुई हैं वहां पे, जो अभी मैंने पीछे आपको पढ़ाया है ना, ये वाला, ये एज के हिसाब से बताई है। यानी पीनट हम उनको पहले नहीं दे सकते, बादाम वगैरह। यानी अगर आप 6 मंथ पे पीनट वगैरह देते हैं तो वो उनके स्टमक में अड़ सकता है और वो डाइजेस्ट भी नहीं होगा, और एलर्जी वगैरह और दूसरे प्रॉब्लम्स अलग। लेकिन 10 to 12 पे ना 1 मंथ, 1 साल जब गुजर जाता है तब आप दोगे, तो तब ना उसको रिएक्शन के चांसेस कम होते हैं, जब तब इंट्रोड्यूस करवाओगे तो। यानी उसका ना गट डिवेलप हो जाएगा इतने डिफरेंट मिक्स चीजों को लेते लेते, इसलिए कहा जाता है। टीचर्स भी सही कहते हैं कि मैश्ड बनाना, आगे रेसिपीज हैं
साबूदाना है, मैश बनाना है, वो सारी चीजें ये रही। तो अब इसमें साबूदाना प्लस ऐड मदर मिल्क, यानी हमने ना वाटर नहीं डाला,